Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. Good evening, friends. My name is Vishal. I am a faculty of law at Study IQ. Students, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो सेशन में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और वो क्वेश्चन है कि क्या भारत के संविधान के अनुसार, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी चॉइस, अपनी इच्छा के अनुसार शादी करने का अधिकार है? Does the Constitution provide this right to every person that he can choose whom to marry or he can choose his or her life partner? आप जनरली आप सभी कहेंगे कि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस प्रकार से परिभाषित डिफाइन किया गया कि राइट टू लाइफ के अंदर जनरली राइट टू प्राइवेसी भी इंक्लूड किया जाता है, और राइट टू प्राइवेसी के अंदर जनरली राइट टू चूज, राइट ऑफ अ पर्सन टू चूज whom टू मैरी एंड whom नॉट टू मैरी भी आता है। मतलब अगर हम बात करें चॉइस ऑफ मैरिज की, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास ये अधिकार है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ही कैन चूज हिज और हर लाइफ पार्टनर। अब जनरली बात करते हैं इस केस की। इस केस का नाम है अमन सिद्दीकी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। जनरली इस केस के फैक्ट्स बहुत सरल हैं, बहुत सीधे साधे फैक्ट्स हैं। इस केस के अंदर एक व्यक्ति द्वारा एक अलग रिलीजन की महिला के साथ शादी की गई। सो मिस्टर अमन सिद्दीकी मैरिड अ वुमन who belong to different religion, and Mr. Aman, and mind you, Mr. Aman and her and his wife, they were from Uttarakhand. अब सरल सी बात है, मिस्टर अमन और उनकी वाइफ के बीच में विवाह हुआ। इसके पश्चात मिस्टर अमन को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। कुछ लोगों द्वारा मिस्टर अमन के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की गई, और उस कंप्लेंट के आधार पर पुलिस ने मिस्टर अमन को अरेस्ट कर लिया। अब आप लोग पूछेंगे कि सिर्फ शादी करने के आधार पर किस प्रकार से व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। जनरली उत्तराखंड के अंदर एक लॉ है, उत्तराखंड रिलीजियस फ्रीडम एंड प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2018। उत्तराखंड रिलीजियस फ्रीडम एंड प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2018। इस एक्ट के सेक्शन 3 के तहत, अभी एक्ट 2018 में बनाया गया था, और इस एक्ट का उद्देश्य था कि अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स, इलीगल धर्मांतरण को रोका जा सके। इस एक्ट के सेक्शन 3 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोवर्जन, फोर्स या एल्योरमेंट के तहत उसका धर्मांतरण कराने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को इस एक्ट के सेक्शन 3 के तहत सजा दी जा सकती है। इस एक्ट के सेक्शन 3 के प्रोवाइजो के अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर रहा है और शादी के आधार पर उस व्यक्ति का धर्मांतरण करवा रहा है, तो माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने सेक्शन 3 के तहत ही कोई अपराध किया है। फॉर एग्जाम्पल, ए एक अन्य व्यक्ति से बी से शादी करता है, और ए बी को फोर्स करता है कि शादी करने के लिए एक कंडीशन आवश्यक है कि बी अपना धर्मांतरण करे, अपना रिलीजन चेंज करे। तो इस केस के अंदर जब ए ने बी के संग विवाह किया और विवाह के आधार पर ए ने बी को फोर्स किया कि वो अपना रिलीजन चेंज करे, सो दैट इज कंसीडर्ड टू बी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। इस केस के अंदर पुलिस ने सेक्शन 3 ऑफ उत्तराखंड रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ही इन्वोक किया, और उस सेक्शन के तहत मिस्टर अमन को अरेस्ट कर लिया गया। मिस्टर अमन ने हाई कोर्ट के अंदर एक अपील फाइल की फॉर द पर्पस, और एक पिटीशन फाइल की फॉर द पर्पस ऑफ सीकिंग बेल। हाई कोर्ट द्वारा, नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा उस बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया, और इसके बाद मिस्टर अमन ने
हाईकोर्ट के नैनीताल हाईकोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की। अब हम देखेंगे कि हम वीडियो के अंदर देखेंगे किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशंस दी और अंत में क्या मिस्टर अमन को बेल दी गई या नहीं दी गई। देखिए, इस केस का नाम है अमन सिद्दीकी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये देखिए, इस केस के तहत, इस केस के कारण एक बहुत ही बड़ा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो चुका है। और ये क्वेश्चन है कि अरेस्ट ऑफ अ पर्सन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैरिज विद अ पर्सन प्रोफेसिंग अ डिफरेंट फेथ। क्या किसी व्यक्ति जिसने किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ शादी की है, विवाह किया है, क्या ऐसे व्यक्ति को केवल शादी के आधार पर ही अरेस्ट किया जा सकता है? क्या यह वॉयलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी नहीं है? और अगर ये वॉयलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी नहीं है तो क्या किसी व्यक्ति को शादी करने और शादी के पश्चात, शादी के कारण, शादी के आधार पर अरेस्ट करना, क्या अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स को रोकने का माध्यम हो सकता है? तो हम इस केस के अंदर, हम इस वीडियो के अंदर यह समझना है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा ये जो लॉ बनाया गया, क्या इस लॉ का मिसयूज किया जा सकता है टू हरास दोज पीपल्स हु हैव बाय देयर ओन चॉइस एंटर्ड इनटू लीगल वेडलॉक। अब हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। इसी को राइट टू प्राइवेसी कहते हैं। अब एक व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से शादी कर रहा है, विवाह कर रहा है उस व्यक्ति से जो किसी और धर्म का है, तो ये अपने आप में अपराध तो नहीं हो सकता। सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट, जिस एक्ट की हम चर्चा करेंगे, सेक्शन 3 कहते हैं, देखिए सेक्शन 3 के अंदर कल्पेबिलिटी, व्यक्तिगत दोष कहां पर आता है? सेक्शन 3 कहता है कि किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी कर रहा है और उस आधार पर उस व्यक्ति का धर्मांतरण करवा रहा है, जोर जबरदस्ती से, फ्रॉड से, कोवर्जन से, ऐसा व्यक्ति जो है वो अपराध कर रहा है। इस सेक्शन का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का धर्मांतरण जोर जबरदस्ती से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, कोवर्जन से ना करवाए। बिकॉज हर व्यक्ति के पास फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति का धर्मांतरण करवा रहे हो, रिलीजन कन्वर्ट कर रहे हो बाय यूजिंग फोर्स, अल्योरमेंट, फोर्स मतलब बलपूर्वक, उसको डरा धमका कर, उसको किसी प्रकार का डर दिखाकर, अल्योरमेंट, उसको किसी प्रकार का लालच देकर, मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब कोई तथ्य छुपाकर या झूठ बोलकर, या कोवर्जन, किसी प्रकार से फोर्स का, डरावे का, डर का दिखावा कर कर, तो ऐसा रिलीजियस कन्वर्जन अपने आप में अवैध है, इलीगल है। और ऐसा रिलीजियस कन्वर्जन करने वाले व्यक्ति को या ऐसा रिलीजियस कन्वर्जन अटेम्प्ट भी करने वाले व्यक्ति को कानून के तहत सजा मिल सकती है। अब प्रश्न यही आता है कि क्या मिस्टर सिद्दीकी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर अपना डिसीजन सिर्फ ग्रांटिंग ऑफ बेल तक ही सीमित रखा, लेकिन प्रश्न यह आता है कि क्या मिस्टर सिद्दीकी, जिन्होंने अपने परिवार की इच्छा, अपनी पत्नी की परिवार की इच्छा और अपनी पत्नी की इच्छा से शादी की, विवाह किया, क्या उन्होंने अपनी पत्नी का धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास किया जस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैरिज? और अगर नहीं तो क्या मिस्टर सिद्दीकी को सेक्शन 3 के तहत दोषी सिद्ध किया जा सकता है? आइए देखते हैं। देखिए फैक्ट्स। द पिटिशनर मैरिड अ वुमन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन apparently with the consent of their families। इस केस के अंदर एक व्यक्ति, मिस्टर अमन सिद्दीकी ने अब एक महिला से विवाह किया और वो महिला दूसरे धर्म से थी। अब इस पेटिशन के अंदर, बेल पेटिशन के अंदर, बेल एप्लीकेशन के अंदर मिस्टर अमन सिद्दीकी ने इस बात को एलेज किया था कि उन्होंने यह विवाह अपने परिवार और अपनी पत्नी के परिवार की सहमति से ही किया है। He was arrested under section 3 read with section 5 of the Uttarakhand Freedom of Religion and Prevention of Unlawful Conversion of Religion Act। तो मिस्टर सिद्दीकी का कहना था कि उनके विवाह से कुछ लोग प्रसन्न नहीं थे, समाज के कुछ लोग प्रसन्न नहीं थे, और उन लोगों ने मिस्टर सिद्दीकी के खिलाफ पुलिस थाने में कंप्लेंट्स की, और जिसके पश्चात पुलिस ने उन्हें सेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 5 ऑफ उत्तराखंड रिलीजियस फ्रीडम एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया। मिस्टर सिद्दीकी ने नैनीताल हाई कोर्ट के अंदर बेल एप्लीकेशन फाइल की
उस बेल एप्लीकेशन को नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। इसके पश्चात मिस्टर सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में नैनीताल हाईकोर्ट की इस जजमेंट के खिलाफ एक अपील फाइल की, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की। अब हम बात करते हैं इस कानून की। ध्यान से देखिए सेक्शन 3 ऑफ उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2018। इस एक्ट के सेक्शन 3 का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति जोर जबरदस्ती, छलावे, धोखे, डर का प्रयोग करके किसी अन्य व्यक्ति का धर्मांतरण ना करवाए, या फिर कोई भी व्यक्ति विवाह को आधार बनाकर किसी और व्यक्ति का धर्मांतरण ना करवाए। देखिए, नो पर्सन शैल कन्वर्ट और अटेम्प्ट टू कन्वर्ट। तो इस सेक्शन के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कन्वर्ट, उसका धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहा है या उसका धर्मांतरण करवा दिया, तो ऐसे व्यक्ति को नो पर्सन शैल अटेम्प्ट और कन्वर्ट और अटेम्प्ट टू कन्वर्ट either directly or otherwise any other person from one religion to another by use of misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any other fraudulent means। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का धर्मांतरण ना कराए फ्रॉड का सहारा लेकर। फ्रॉड हम सभी जानते हैं, ये फ्रॉडुलेंट मीन्स का मतलब होता है जब आप धोखाधड़ी करने की इच्छा से ही किसी अन्य व्यक्ति का धर्मांतरण या रिलीजियस कन्वर्जन करवा रहे हो। उसी प्रकार से मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है when a person put forward certain facts that he knows not to be true। मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जब आपने किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य तोड़ मरोड़ कर रखे जिसका, और आपका उद्देश्य था ऐसे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का कि इस व्यक्ति के दिमाग पर प्रभाव पड़े, तो आपने जानबूझकर मिसरिप्रेजेंटेशन के तहत तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर सामने वाले का धर्मांतरण करने का प्रयास किया। फोर्स, बलपूर्वक। फोर्स का मतलब किसी प्रकार से डराकर, धमकाकर। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ए और बी बहुत अच्छा मित्र है और ए ने बी को सपोज 2 लाख रुपए का कर्जा दिया। अब ए जिसने बी को 2 लाख का कर्जा दिया है, अब बी ए का क्रेडिटर है, बी ए का डेटर है, सॉरी। अब इस केस के अंदर ए का कहीं ना कहीं बी के ऊपर प्रभाव है, क्योंकि बी को ए को कुछ पैसे लौटाने हैं। तो इस प्रभाव का प्रयोग करके ए ने बी का धर्मांतरण करवा दिया, तो ये क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। उसी प्रकार से सपोज ए जो बी का मित्र है, ए ने बी को किसी प्रकार से डराया, धमकाया, उसको थ्रेट दिखाया कि अगर आप अपने धर्मांतरण नहीं करते तो आपके संग कुछ अमानवीय या यूं कह सकते हो कि आपके संग कुछ गलत बर्ताव किया जा सकता है। तो इस आधार पर ए ने अगर बी का धर्मांतरण करवाया तो ये अपने आप में इसको कहा जाएगा कन्वर्जन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फोर्स। उसी प्रकार से मिसरिप्रेजेंटेशन, जब ए ने बी के समक्ष कुछ बातें तोड़ मरोड़ कर रखी और उस तोड़ मरोड़ने के कारण बी का कन्वर्जन करवा दिया। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर बात करें तो ए, फॉर एग्जाम्पल बी, एक ए पुरुष है, बी महिला है। ए ने बी के सामने ऐसे रिप्रेजेंट किया कि ही बिलोंग्स टू क्रिश्चियन फेथ या हिंदू फेथ या पारसी फेथ, लेकिन वो असल में ही डिड नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ सच फेथ्स। और इस बिना पर उसने बी को कन्विंस किया उससे शादी करने को, और शादी करने के पश्चात उसने बी को कहा कि चूंकि आपकी मेरी शादी हो चुकी है, अब जो है आप मुझसे इसी आधार पर या आप अपने धर्म का भी परिवर्तन करो। तो दिस इज कॉल्ड एज मिसरिप्रेजेंटेशन। और फ्रॉडुलेंट मीन्स धोखाधड़ी करके, जब कोई भी व्यक्ति फ्रॉड के तहत, मिसरिप्रेजेंटेशन के तहत बल का प्रयोग करके, अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग करके किसी अन्य व्यक्ति का धर्मांतरण करने का प्रयास करता है या धर्मांतरण करवा देता है, उसे बोला जाता है अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन। और ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा हो सकती है। दूसरा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन कन्वर्जन बाय सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज और रिलेशन इन द नेचर ऑफ मैरिज ऑन अकाउंट ऑफ फैक्टर्स एन्यूमरेटेड। अब ये एक्सप्लेनेशन देखिए बहुत आवश्यक है। इसके अंदर कहा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवा दिया, धर्मांतरण करवा दिया,
शादी के आधार पर उस व्यक्ति से शादी की और शादी के पश्चात उस व्यक्ति को डरा कर, धमका कर, बलपूर्वक या मिसरिप्रेजेंटेशन के तहत उसका अगर धर्मांतरण करवा दिया तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने सेक्शन 3 के तहत कोई ऑफेंस किया है। देखिए, whosoever contravenes the provision of the section 3 shall without prejudice to any civil liability be punished with imprisonment for a term which shall be not less than 2 years but which may extend to 7 years। और अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कर रहा है और जिस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है अगर वो महिला है, कोई माइनर है या फिर ऐसा व्यक्ति है जो SC और ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से संबंध रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को सजा बढ़ाकर 10 साल तक दी जा सकती है। देखिए, अब आपको एक चीज तो स्पष्ट समझ में आ गई होगी कि इस कानून का जो उद्देश्य है, कानून का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति, देखिए आर्टिकल 25 के तहत हर व्यक्ति के पास, आर्टिकल 25 संविधान के तहत हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वह अपनी इच्छा से किसी भी धर्म की पालना कर सकता है। उसको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस कहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की धार्मिक मान्यताओं को अवधारण, किसी भी प्रकार की धार्मिक मान्यताओं को एक्सेप्ट कर सकता है और किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। तो जब आप अपनी स्वेच्छा से किसी धर्म की पालना कर रहे हो, किसी अन्य धर्म को अपना रहे हो, तो वो आपकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है। लेकिन जब आप फ्रॉड का सहारा लेकर, बलपूर्वक, तथ्यों को तोड़ मरोड़कर, मिसरिप्रेजेंटेशन के तरीके से किसी को लालच देकर, अल्योरमेंट जिसको बोलते हैं, लालच पैसे का भी हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है कि लालच जो है वो अच्छी एजुकेशन का हो, लालच रोजगार, एम्प्लॉयमेंट का हो। जब आप किसी व्यक्ति को लालच देकर फ्रॉड के तहत, मिसरिप्रेजेंटेशन के तहत उसका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तब आप उसके फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के अंदर दखलंदाजी कर रहे हैं। फर्दर स्टैनिस्लॉस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्वेशन दिया था कि हर व्यक्ति के पास अपने धर्म की पालना करने का अधिकार है, हर व्यक्ति के पास अपने धर्म का प्रचार करने का भी अधिकार है, लेकिन आपका धर्म की पालना, धर्म के प्रचार करने का अधिकार आपको यह अनुमति, यह परमिशन नहीं देता कि आप किसी दूसरे का धर्म परिवर्तन करें। बिकॉज जब आप किसी दूसरे का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं लालच के तहत, उसको डराकर, धमकाकर या उसे किसी प्रकार का धोखा देकर, तो आप उसकी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का हनन कर रहे हैं और यह आर्टिकल 25 का हनन है। तो सेक्शन 3 किसी न किसी प्रकार से अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स को रोकने के लिए बनाया गया था। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से रिलीजन कन्वर्जन कर रहा है तो वो बाय ऑल मीन्स ही कैन डू इट बिकॉज ही इज प्रोटेक्टेड टू डू सो अंडर आर्टिकल 25। तो अब देखा गया बहुत बार कि कई बार लोग शादी को आधार बनाकर भी दूसरे व्यक्ति का धर्मांतरण करवाते हैं। तो ऐसी सभी घटनाओं को रोकने के लिए सेक्शन 3 का प्रयोग, सेक्शन 3 को इनकॉर्पोरेट किया गया था इस कानून के अंदर। लेकिन इस केस के अंदर जहां तक देखने को मिल रहा है कि पुलिस द्वारा इस कानून का दुरुपयोग किया गया। इस केस के अंदर साफ साफ देखा गया कि पुरुष और महिला, मिस्टर अमन और उनकी वाइफ, उनके बीच में कंसेंट के तहत शादी हुई, विवाह हुई और मिस्टर अमन ने अपनी वाइफ का धर्मांतरण कराने का प्रयास नहीं किया। तो सीधा सीधा इस केस के अंदर सेक्शन 3 इन्वोक नहीं किया जा सकता। इस केस के अंदर जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए, द कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेट्स कैन नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू अपेलेंट एंड हिज वाइफ रिसाइडिंग टुगेदर। कोर्ट कहता कि ये अपेलेंट मतलब मिस्टर अमन सिद्दीकी और उनकी वाइफ दोनों ही बालिग हैं, दोनों ने अपनी स्वेच्छा से विवाह किया है, तो इसलिए किसी भी प्रकार से राज्य उनके इस विवाह संबंध के बीच दखलंदाजी नहीं कर सकता। राज्य किसी भी प्रकार से उन दोनों को साथ रहने से मना नहीं कर सकता। और कोर्ट ने इसी आधार पर मिस्टर अमन सिद्दीकी को बेल ग्रांट कर दी। हालांकि उनके खिलाफ जो FIR है उसको क्वैश नहीं किया गया, लेकिन बेल ग्रांट कर दी गई है। कोर्ट ने कहा कि जब तक ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ट्रायल कोर्ट में चलेंगी तब तक कोर्ट, ये स्टेट मिस्टर अमन सिद्दीकी को उनकी वाइफ के संग रहने से नहीं रोक सकते। तो यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट सेड कि दे वर मेजर at the time of marriage and they married out of their own consent. So in this case they are entitled to stay with each other and the state cannot intervene in their marital relationship. और इसके आगे, being an advocate, I can tell you the decision of the trial court will be that he will be
एक्विटेड, बिकॉज इस केस के अंदर फैक्ट्स ये नहीं कह रहे हैं कि मिस्टर सिद्दीकी ने शादी का आधार बनाकर अपनी पत्नी का धर्मांतरण करने का प्रयास किया। जब धर्मांतरण ही नहीं हुआ तो किस प्रकार से आप सेक्शन 3 को इन्वोक कर सकते हो। अब देखिए, हम बात करते हैं भारत के अंदर विवाह से संबंधित कानूनों की। आपको बहुत शॉर्ट के अंदर मैं बताता हूं कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति, देखिए विवाह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हर कम्युनिटी के पर्सनल लॉज एप्लीकेबल होते हैं। आप सभी जानते हैं कि लॉज दो प्रकार के होते हैं जनरली, सिविल और क्रिमिनल। सिविल लॉज सभी के लिए, क्रिमिनल लॉज सभी के लिए सामान्य होते हैं, लेकिन सिविल लॉज डिपेंड करते हैं कम्युनिटी टू कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल हिंदूज, और हिंदूज के अंदर यहां पर हिंदूज, जैन, सिख, बौद्ध, वीरशैव, लिंगायत सभी आते हैं। तो हिंदूज, अगर दो हिंदुओं के बीच में शादी हो रही है तो उनके ऊपर जो कानून एप्लीकेबल होगा वो होगा हिंदू मैरिज एक्ट। उसी प्रकार से क्रिश्चियंस के लिए वी हैव द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसीज के लिए पारसी मैरिज एक्ट। तो उसी प्रकार से हर कम्युनिटी के लिए उनके पास स्पेसिफिक मैरिज एक्ट हैं। लेकिन इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल, अगर दो हिंदुओं के बीच में शादी हो रही है तो उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल, अगर एक हिंदू और एक मुस्लिम के बीच में शादी विवाह हो रहा है तो वो ना तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आएंगे ना ही मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर आएंगे। उनके लिए भारत में कानून है जिसको बोलते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ऐसे व्यक्ति जो रिलीजियस या पर्सनल लॉज के अंदर विवाह नहीं करना चाहते, ऐसे व्यक्ति स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। सेक्शन 4 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट सेज कि दो व्यक्ति विवाह कर सकते हैं बाकायदा कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें पूरी हों। पहला, नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग, मतलब अगर दोनों व्यक्ति जिनके कोई भी स्पाउस नहीं है, मतलब वो उस समय उनकी ना तो वाइफ है ना तो हस्बैंड है। दूसरा, नीदर पार्टी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, मतलब दोनों व्यक्ति मानसिक तौर पर ठीक है, दोनों व्यक्ति मानसिक तौर पर अनफिट नहीं है। तीसरा, पुरुष की आयु 21 साल और महिला की आयु 18 साल। और चौथा, दे आर नॉट इनटू द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो 4 कंडीशंस हैं। पहला, पुरुष की आयु 21 और महिला की 18। दूसरा, वो दोनों मेंटली केपेबल हैं कंसेंट देने के लिए। तीसरा, उन दोनों की भी कोई स्पाउस अब जीवित नहीं है। और चौथा, कि वो दोनों किसी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आते हैं। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का मतलब होता है फॉर एग्जांपल मदर फादर, फादर्स मदर, मदर्स फादर, ऐसे करते करते जो खून के संबंध होते हैं उनके अंदर विवाह जो है वो प्रोहिबिटेड है। तो ऐसे व्यक्ति जो इन 4 कंडीशंस को फुलफिल करते हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी विवाह कर सकते हैं। डज नॉट मैटर विच रिलीजन डू यू बिलोंग टू। आपको सिर्फ एक मैरिज ऑफिसर को एक नोटिस देना होता है। मैरिज ऑफिसर नोटिस मिलने के पश्चात एक नोटिस इशू करता है, और जो भी व्यक्ति आपकी शादी पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहता है इन आधार पर, ग्राउंड्स के ऊपर, वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ, शादी के खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है तो आप मैरिज ऑफिस के अंदर जाकर मैरिज ऑफिसर की निगरानी में और 3 विटनेसेस की प्रेजेंस के अंदर विवाह सोलमनाइज कर सकते हैं। देखिए, मैंने शुरुआत के अंदर आपसे बात की थी कि किस प्रकार से राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई मल्टीपल जजमेंट्स, चाहे वो के एस पुट्टास्वामी जजमेंट हो, चाहे वो लता सिंह जजमेंट हो, चाहे वो शक्ति वाहिनी जजमेंट हो, चाहे वो शफीन जहान जजमेंट हो, इन सभी जजमेंट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो क्लियर तौर पर सुनिश्चित की है कि हर व्यक्ति के पास आर्टिकल 21 के तहत अपनी इच्छा के अनुसार विवाह करने का अधिकार है। और एवरी पर्सन हैज द राइट टू मैरी, टू डिसाइड whom to marry or whom not to marry. Right to choose the person you want to marry with, this is a part of fundamental right under 21 of the Constitution. It says in Lata Singh versus Union of India, Supreme Court held that the petitioner had the right to choose the partner whom she wanted to marry. Case Puttaswamy versus Union of India, court held that vital personal choices related to marriage are included within the ambit of privacy. Shakti Vahini versus Union of India, the court adhered to the position it held that consensually choosing the life partner is a manifestation of freedom of choice under Article 19 and 21. Shafeen Jahan versus K.S. Ashokan case के अंदर Supreme Court held that right to marry the person of one choice is a fundamental right under Article 21. तो प्रत्येक व्यक्ति के पास आर्टिकल 21 के तहत यह अधिकार है कि वह
अपने लाइफ पार्टनर का चॉइस अपनी स्वेच्छा से, किसी अन्य व्यक्ति की प्रेशर के बगैर, किसी अन्य व्यक्ति के किसी प्रकार के थ्रेट, अन्य व्यक्ति के किसी प्रकार के अल्योरमेंट और किसी प्रकार के दबाव के बिना चॉइस कर सकता है। हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है अपनी अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने के लिए। सो विद दिस वी विल एंड द वीडियो। सो वी विल मीट in the next video. Until then, stay blessed and stay happy. Thank you. Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.